नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारस्य और वक्त है प्रहार का। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून पर सुप्रीम आदेश की। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डीएम वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले डिटेल में आइए आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और कुल मिलाकर 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। 11 में से 4 अगर आप केंद्र की बात कर रहे हैं और राज्य स्तर पर बात करेंगे तो 3 सदस्यों से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्रिब्यूनल का काम है। तो देखिए 3 बड़ी आपत्ति हैं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। पहली आपत्ति ये कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों का क्या काम है, तो इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा जरूर तय कर दी है। इसके अलावा कलेक्टर को अधिकार क्यों दिया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी वैध वक्फ पर सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की स्वीकृति जरूरी है और बिना मंजूरी के वक्फ संपत्ति के स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक विवादित संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं हो सकता है। 11 सदस्य केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, यह भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर कोई आदेश नहीं दिया है, यानी वक्फ एक्ट में जो नए प्रावधान किए गए हैं वो लागू रहेंगे। अभी तक बिना कागजात वक्फ की जमीन पर कब्जा हो जाता था, लेकिन अब वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पहले जमीन पर बन गई मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान वक्फनामा के बगैर वक्फ की जमीन मान ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सदियों पुरानी जमीन वक्फ के पास दस्तावेज नहीं है। हालांकि अब पुरानी प्रॉपर्टी पर नया कानून लागू नहीं होगा, लेकिन जो नए मामले सामने आएंगे उन पर यह कानून लागू होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तय है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया। मुस्लिम पक्ष को बड़े हद तक राहत मिली है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया। बोर्ड ने कहा कि 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लग गई। वक्फ बाय यूजर पर हमारी बात मानी गई है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी हद तक राहत है। कई ऐसी बातें थी जो हम मुतालबा कर रहे थे, वो बातें मान ली गई हैं। मिसाल के तौर पे ये 5 साल की प्रैक्टिसिंग वाली जो वो थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है और वो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा और वो डेजिग्नेटेड ऑफिस तय करेगा, वो उस पर वो हटा दिया गया है। और इसी तरह से जो है वो वक्फ बाय यूजर वाली बात हमारी मान ली गई है। वक्फ बाय यूजर में अभी क्योंकि हमें जो जानकारी है वो क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि कोई 800 साल से आप लोग कह रहे हैं कि भाई मजार है, दरगाह है, मस्जिद है, उसके कागज कैसे दिखाएंगे, उस पर क्या कोर्ट ने कहा है। डिटेल जजमेंट में तो बात आएगी सामने, लेकिन वक्फ बाय यूजर में भी हमारा पक्ष माना गया है। तो लेकिन जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें हम समझ में उसमें क्या होगा पाएंगे थोड़ा सा क्या उसको लेकर वो डिटेल जजमेंट में, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने ऑर्डर सुनाया है। अच्छा, इसके साथ साथ 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। 5 साल तक यानी आदमी वो इसकी तरह से वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो ये शर्त गैर मुस्लिम की थी उस पर उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी। सदस्य 4 अभी भी होंगे। हाँ, वो लिमिट लोग ये मांग कर रहे थे कि एक भी ना हो। हाँ, मुतालबा हमारा यही था, लेकिन इंटरिम जजमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि वो 3 रहेंगे, 4 रहेंगे। तो ठीक है, मतलब ये जो अंदेशा था कि उसमें बड़ी तादाद में दूसरे लोग आ जाएंगे, वो अंदेशा खत्म हुआ है। तो इसे दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी जीत बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि हमारी जीत है और इस फैसले के बाद अब वक्फ कानून पर नया घमासान शुरू होना तय है। आगे बिहार और बंगाल में चुनाव है और विपक्ष अब इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। और कैसे इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है और कैसे इसे इंसाफ की, न्याय की जीत अभी से विपक्ष ने बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी को सुनिए और अंदाजा लगाइए। इमरान भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे,
राहत के तौर पर देख रहे हैं आप इस फैसले बिल्कुल, को? मैं इसको राहत के तौर पर देख रहा हूं और सरकार के लिए ये फैसला बहुत शर्मिंदगी भरा भी है कि सरकार जो अमेंडमेंट्स लेकर के आई थी उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस पर रोक लगा दी है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया कि आप कैसे डिसाइड करोगे, रूल क्या है आपके पास, कैसे फ्रेम करोगे इस चीज को, वो मसौदा बताओ आप। दूसरा, कलेक्टर राज को रोका है, जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए लूटने की कोशिश थी जमीनों की, उस पर रोक लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये आंशिक ही सही लेकिन बड़ी जीत है ये। वक्फ बाई यूजर को लेकर क्या समझ आया कि भाई क्या कहा गया, क्योंकि वो बड़ा मामला है वक्फ बाई यूजर का। वो पूरा फैसला तो आप लोग अभी उस पर विवेचना करेंगे, हम लोग भी पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट उसे समझेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया आपकी भाषा में कहूं तो बाहर निकलते ही मैं कह सकता हूं कि इंसाफ बड़े पैमाने पे देश के वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों को मिला है। हम लोग संसद से, सड़क से लेकर के अदालत की चौखट तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की मंशा और सरकार की साजिश इस वक्फ की जमीनों को लूट के धन्ना सेठों को देने की जो कोशिश थी उस पे बड़े पैमाने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है और ये बता दिया है कि देश कानून से चलेगा। संसद में कानून बना था, वहां पर वोटिंग हुई, तमाम चीजें, और 3-4 पॉइंट पर रोक लगना, ये राजनीतिक तौर पर भी आप कैसे? नहीं, मैं सबसे पहला पैमाना तो मैं इसे इंसाफ का मानूंगा ना। ये इंसाफ का मसला था। देश के तमाम वक्फ के यूजर हों, वक्फ को डोनेट करने वाले लोग हों, वो इंसाफ चाह रहे थे कि भाई हम समाज सेवा के लिए, धार्मिक कामों के लिए अपनी जमीन डोनेट कर रहे हैं, इसमें सरकार क्यों लूटना चाहती है उसको। इस पर राजनीति सरकार कर रही थी, आंशिक तौर पर उसकी राजनीति को विराम लगा। अब ये सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है, ये विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के जो वकील हैं या जो दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 में से 11 धाराओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी है। नए केस डीएम के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूजर पर स्टे से इनकार कर दिया है। तो ये अश्वनी उपाध्याय की तरफ से बताया क्या है। अश्वनी जी, आप कैसे इस फैसले को देखते हैं? हमने जितने भी मुस्लिम संगठन या वकीलों से बात की, वो कह रहे हैं कि भाई हमने संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, हमारी जीत हुई है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो भी भारत के नागरिक हैं और सब भारत के नागरिक हैं। अगर उनको लगता है, अगर वो आज की डेट में एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, जो पार्लियामेंट का कानून है वो सही है, तो ये उनकी जीत है, सबकी जीत होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो 12 ऐसे धाराएं थी जिसपे रोक लगाने की मांग की गई थी। 12 में से 11 धाराओं पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक लगाने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक धारा पे उन्होंने रोक लगाई है और वो ये रोक लगाई है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग होगा, जो आज कन्वर्ट होगा वो आज वक्फ नहीं कर पाएगा, बल्कि वो 5 साल के बाद वक्फ कर पाएगा। 5 साल की प्रैक्टिस का उसमें एक प्रोविजन है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। और ये रोक भी कोई फाइनल रोक नहीं है, ये आज का जो फैसला है टेम्परेरी, ये अंतरिम रोक है, इंटरिम रिलीफ, इंटरिम उसमें स्टे है। ये आगे चलेगा। बाकी और जो मांगे की गई थी कि नहीं, डीएम के अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कह रहे हैं कि डीएम का की जो पावर थी उसको रोक दिया है, अंतरिम आदेश उसको लेकर दिया है। नहीं, माननीय उस पे ये मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है। जो पहले ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे थे वो ट्रिब्यूनल में चलते रहेंगे, वो डीएम के यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन जो नए डिस्प्यूट आएंगे उस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। वो पुराने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो तो है, लेकिन नए जो मामले आ रहे हैं वो डीएम के यहाँ जा सकते हैं, उस पे कोई रोक नहीं है। लेकिन डीएम ये तय कर सकेगा कि ये वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप ये कह रहे हैं अभी? निश्चित रूप से आज की डेट में नए मामले जो नए मामले में, पुराने मामले में नहीं, पुराने मामले तो जहाँ चल रहे थे वहीं चलते रहेंगे। अच्छा, वक्फ बाई यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा। नहीं, वक्फ बाई यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया, वक्फ बाई यूजर पहले वाले में वक्फ बाई यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाई यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं, ये वक्फ बाई यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं। उस पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाई यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाई ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाई यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनका भी उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाई यूजर? आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी? नहीं,
उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पर भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है। और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है वो अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा, मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है और इस नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से मुस्लिम पॉलिटिक्स अब रफ्तार पकड़ेगी और पकड़ना शुरू कर चुकी है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल का दौरा करने जा रहे हैं। माना ही जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर बिहार के चुनावों पर पड़ेगा। अब मोदी पश्चिम बंगाल से सीधा बिहार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मोदी 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। पूर्णिया सीमांचल में आता है। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल के 4 जिलों में रहने वाले लोगों को एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे से सीमांचल को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही सीमांचल में एनडीए को चुनाव से पहले मजबूती मिल सकती है। पीएम के दौरे के सियासी मायने क्या हैं, आइए वो आपको समझाती हूं। सीमांचल में एनडीए की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 4 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। 3 सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 24 में से एनडीए को सिर्फ 9 सीट पर जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 24 में से महागठबंधन को 10 सीट मिली थी। वहीं एनडीए ने 9 सीट पर बाजी मारी थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में 5 सीट अपने नाम की थी और ये बड़ा फैक्टर माना गया था क्योंकि बीजेपी ने 5 सीटें अकेले सीमांचल में जीती थी। इस बार भी बीजेपी क्या कमाल कर पाती है, सीमांचल पर सबका फोकस है, ये देखना दिलचस्प है। मोदी मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल आएंगे तो सबसे ज्यादा टेंशन MY समीकरण वाले तेजस्वी को है। तेजस्वी ने फिर मोदी के दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री जुमलों की बारिश करके चले जाते हैं। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी के हाथ मायूसी लगी थी। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ अररिया लोकसभा सीट आई थी, जबकि किशनगंज और कटिहार में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। वहीं पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव संसद पहुंचे थे। अब एक तरफ विपक्ष मोदी के इस दौरे को लेकर सवाल उठा रहा है, इसे चुनावी दौरा बता रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। चिराग पासवान ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा विपक्ष को बिहार में विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में 2 एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके, बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं।
इधर प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए कैंप में नई टेंशन शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग में 15 सीटों की डिमांड कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर 15 सीट नहीं मिली तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आखिर जीतन राम मांझी ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ। दरअसल मांझी अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी बनाना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत और कुल मतों का 6% वोट मिलना चाहिए और इसीलिए 15 सीटों की डिमांड जीतन राम मांझी ने एनडीए में रख दी है। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 बरस हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में समार पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग का